अध्याय 1 पुरातनता का जादू। डॉन हुआन ने बार बार कहा है कि वो जो कुछ भी मुझे सिखाता है वो कुछ लोगों का फल है जो उन्होंने देखा और कल्पना की है। उन्होंने इन लोगों को प्राचीन जादूगर कहा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उनके और आधुनिक जादूगरों के बीच मूलभूत अंतर है। डॉन हुआन ने पुरातनता के जादूगरों की श्रेणी को उन लोगों के रूप में संदर्भित किया जो कॉन्टिस्टा स्पेनिश विजय से हजारों साल पहले मेक्सिको के क्षेत्र में रहते थे। अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों के आधार पर उन्होंने जादुई संरचनाएं बनाई जो उनके ठोस अनुप्रयोग की व्यवहारिकता से प्रतिष्ठित थीं। डॉन हुआन ने कहा कि ये लोग शानदार चिकित्सक थे, लेकिन उनमें ज्ञान की कमी थी। पूर्वजों के विपरीत, डॉन हुआन के अनुसार आधुनिक जादूगर मन की संयम और उन मामलों में जादुई अभ्यास को सरल बनाने और सुधारने की क्षमता से प्रतिष्ठित हैं, जहां उनकी राय में यह आवश्यक है। जैसा कि डॉन हुआन ने मुझे समझाया, जादुई परिसर जिसमें से सपने देखने की कला विकसित की गई थी, प्राचीन जादूगरों द्वारा विकसित की गई थी जो उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखी थी। सपने को समझाने और समझने के दृष्टिकोण से इन परिसरों का मुख्य महत्व मुझे फिर से उन पर विचार करता है। इसलिए, आवश्यकता से, इस पुस्तक का मुख्य भाग मेरे पिछले कार्यों में पहले से प्रस्तुत की गई जानकारी की समझ की समीक्षा और गहन करने के लिए समर्पित है। हमारी एक बातचीत में डॉन हुआन ने कहा कि सपने देखने वालों की वास्तविक स्थिति और कृत्रिम रूप से सपने देखने की स्थिति का आकलन करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि आधुनिक जादूगर जादू को संक्षिप्तता से अमूर्त में अनुवाद करने का हर संभव प्रयास क्यों करते हैं। आप संक्षिप्तता से क्या मतलब है, डॉन हुआन? मैंने पूछा। जादू का व्यवहारिक हिस्सा, उन्होंने उत्तर दिया। व्यवहारिक तरीकों और तकनीकों पर मन का जुनूनी निर्धारण जो आपको अन्य लोगों को प्रभावित करने की अनुमति देता है, हालांकि हमेशा संभव नहीं होता है। और जब आप अमूर्त की बात करते हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता की खोज के बारे में, मनुष्यों के लिए सुलभ पूरी श्रृंखला में धारणा की स्वतंत्रता के अनुलग्न को और जुनून द्वारा सीमित नहीं है। मैं कहता हूं कि आधुनिक जादूगर अमूर्त के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि वे मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। वे विशिष्ट उपलब्धियों में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि वे पुरातनता के जादूगरों के विपरीत कोई सामाजिक कार्य नहीं करते हैं। आप एक आधिकारिक क्लेरवोयंट या कोर्ट जादूगर की भूमिका में एक आधुनिक जादूगर से कभी नहीं मिलेंगे। तो आप कह रहे हैं, डोरहुआन, कि अतीत आधुनिक जादूगरों के लिए कोई मायने नहीं रखता? लेकिन ये कैसे नहीं करता है? बेशक ये करता है। अतीत की एक निश्चित छाया है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह मन का अंधेरा और भ्रम है। मुझे विचार की असीमता पसंद है। हालांकि मुझे जो पसंद है और जो नहीं है उसकी परवाह किए बिना मुझे प्राचीन काल में जादूगरों को श्रद्धांजलि देनी होगी, क्योंकि वे सबसे पहले वो सब कुछ खोजते थे जिसे हम जानते हैं और आज उपयोग करते हैं। डॉन हुआन ने समझाया कि प्राचीन जादूगरों की उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं, प्राणियों और घटनाओं के ऊर्जा सार को देखने की उनकी क्षमता थी। ये गहन अंतर्दृष्टि इतनी आवश्यक थी कि यह सभी जादुई कला का मूल आधार बन गया। आजकल, अपने पूरे जीवन को अनुशासन और लगातार प्रशिक्षण के अधीन करके, जादूगर उद्देश्यपूर्ण रूप से चीजों के सार को देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। वे इस क्षमता को दृष्टि कहते हैं। चीजों के ऊर्जावान सार को देखने की क्षमता का मेरे लिए क्या अर्थ हो सकता है? मैंने एक बार डॉन हुआन से पूछा। इसका मतलब है कि आप सीधे ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे, उन्होंने उत्तर दिया। सामाजिक व्याख्याओं से जुड़ी धारणा के हिस्से को त्याग कर आप किसी भी चीज के आंतरिक सार को महसूस कर पाएंगे।
हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो ऊर्जा है, लेकिन क्योंकि हम इसे सीधे व्याख्या के बिना अनुभव करने में सक्षम नहीं हैं, हम धारणा के परिणामों को संसाधित करते हैं, उन्हें एक निश्चित पैटर्न में समायोजित करते हैं। ये पैटर्न धारणा का सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अलग और अलग किया जाना चाहिए। मुझे उसे अलग क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह उद्देश्यपूर्ण रूप से संभावित धारणा की मात्रा को कम करता है, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करता है कि वास्तव में जो मौजूद है वो उस टेम्पलेट द्वारा सीमित है जिसके तहत हम अपनी धारणा को समायोजित करते हैं। मुझे विश्वास है कि मानवता के अस्तित्व के लिए लोगों को तत्काल अपनी धारणा के सामाजिक आधार को बदलने की आवश्यकता है। और डॉन हुआन की धारणा का सामाजिक आधार क्या है? भौतिक निश्चितता। यह निश्चितता है कि दुनिया में व्यक्तिगत ठोस वस्तुएं हैं। मैं इसे सामाजिक आधार कहता हूं क्योंकि हर व्यक्ति सबसे गंभीर प्रयास करता है, आमतौर पर स्वीकृत रूसी में दुनिया की अपनी धारणा को बनाए रखने की कोशिश करता है। और फिर दुनिया को कैसे माना जाना चाहिए? सब कुछ ऊर्जा है। पूरा ब्रह्मांड यह ऊर्जा है। हमारी धारणा का सामाजिक आधार बदलना चाहिए। भौतिक निश्चितता की गुणवत्ता अलग होनी चाहिए। हमें आत्मविश्वास हासिल करने की जरूरत है, अर्थात शारीरिक निश्चितता की ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है। धारणा के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए प्रयासों को पर्याप्त शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। हमें ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में देखने के लिए मजबूर करना। फिर दोनों विकल्प हमारी उंगलियों पर होंगे। लेकिन क्या इस तरह से लोगों को शिक्षित करना संभव है? मैंने पूछा। डॉन हुआन ने जवाब दिया कि यह संभव था। यही वह मेरे और अन्य छात्रों के साथ करता है। उन्होंने हमें धारणा का एक नया तरीका सिखाया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि हम अपनी धारणा के परिणामों को संसाधित कर रहे थे, उन्हें एक निश्चित पैटर्न में समायोजित कर रहे थे। और दूसरी बात, परिश्रम से हमें ऊर्जा की प्रत्यक्ष धारणा के लिए प्रेरित करना। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि यह विधि काफी हद तक हमें रोजमर्रा की दुनिया की धारणा सिखाने के समान है। डॉन हुआन का मानना था कि सामाजिक पैटर्न का जाल जिसमें हमारी धारणा फंस गई है, अपनी शक्ति खो देता है, और जैसे ही हम अपने द्वारा अपनाए गए पैटर्न की प्रकृति का एहसास करते हैं, हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली गंभीर रूप से जांच करने के मामूली प्रयास के बिना काम करना बंद कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रह्मांड को ठोस ठोस वस्तुओं की दुनिया के रूप में मानने का मूल्य सकारात्मक था या नकारात्मक, लेकिन धारणा का ये तरीका हमारे पूर्वजों के लिए महत्वपूर्ण था, उन्होंने कहा। कई शताब्दियों तक हमने दुनिया को इस तरह से माना है और अब परिणामस्वरूप हम यह मानने को मजबूर हैं कि ठीक यही है। पृथक ठोस वस्तुओं से युक्त एक दुनिया। मैं एक अलग दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता, डॉन हुआन, मैंने शिकायत की। मेरे लिए ये किसी भी संदेह से परे है, ठोस ठोस वस्तुओं की दुनिया। इसके अलावा इसे साबित करने में कुछ भी खर्च नहीं होता है। एक बार अपने माथे को उनमें से एक में टक्कर देना पर्याप्त है। लेकिन बेशक दुनिया काफी उद्देश्यपूर्ण है, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप क्या बात कर रहे हैं? वो सबसे पहले दुनिया ऊर्जा की दुनिया है और उसके बाद ही वस्तुओं की दुनिया है। हालांकि अगर हम इस आधार से शुरू नहीं करते हैं कि दुनिया ऊर्जा है, तो हम कभी भी ऊर्जा को सीधे देखने की क्षमता हासिल नहीं करेंगे। हम हमेशा उन वस्तुओं की कठोरता के भौतिक साक्ष्य द्वारा रोक दिए जाएंगे जो दुनिया को बनाते हैं, जिन्हें आपने अभी नोट किया है। ये तर्क मेरे लिए रहस्यमय थे। उस समय मेरे दिमाग ने पारंपरिक रूप से परिचित के अलावा दुनिया को समझने के किसी भी तरीके को ध्यान में रखने से इनकार कर दिया। डॉन हुआन के बयानों और उनके द्वारा विकसित किए जाने वाले दृष्टिकोणों ने मेरी आंखों में कुछ प्रकार के बाहरी प्रमेयों की तरह देखा, जिन्हें मैं स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता था।
हमारी धारणा का तरीका एक शिकारी का है, डॉन हुआन ने एक बार मुझे बताया था। उत्पादन और खतरे की डिग्री का आकलन और वर्गीकरण करने का एक बहुत प्रभावी तरीका। लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है जिसे हम समझ सकते हैं। एक और प्रकार की धारणा है जिससे मैं आपका परिचय कराने का प्रयास कर रहा हूं। हर चीज के सार की धारणा, ऊर्जा की प्रत्यक्ष धारणा, हर चीज के सार की धारणा हमें पूरी तरह से नए तरीके से दुनिया को बढ़ाने, वर्गीकृत करने और वर्णन करने के लिए मजबूर करेगी। और यह नया विवरण उस वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक रोमांचक होगा जिससे हम परिचित हैं, और इसकी भाषा अतुलनीय रूप से अधिक परिष्कृत और समृद्ध है। प्रश्न में अधिक परिष्कृत और समृद्ध भाषा डॉन हुआन द्वारा अपने पूर्ववर्तियों से विरासत में मिली जादुई सच्चाइयों की भाषा थी। इस भाषा में निहित शब्दों और अवधारणाओं का कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है और हमारे रोजमर्रा के जीवन की दुनिया के परिचित तथ्यों के साथ किसी भी तरह से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन वे आत्मनिर्भर सच हैं, जादूगरों के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हैं, जो सीधे ऊर्जा का अनुभव करने और हर चीज के आंतरिक सार को देखने में सक्षम है। इन जादूगरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जादुई कार्रवाई ब्रह्मांड के सार की प्रत्यक्ष धारणा है। डॉन हुआन का मानना था कि यह उन प्राचीन जादूगरों द्वारा सबसे अच्छा वर्णित किया गया था जिन्होंने पहली बार इसे देखा था। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का सार अनंत से अनंत तक सभी कल्पनीय और अकल्पनीय दिशाओं में फैले चमकदार धागे जैसा दिखता है। चमकदार फाइबर जिनकी अपनी आत्म जागरूकता मानव मन के लिए समझ से बाहर है। प्राचीन दृष्टाओं ने ब्रह्मांड के सार को देखने के बाद उन्होंने मनुष्य के ऊर्जावान सार को देखना सीखा। डॉन हुआन ने कहा कि उन्होंने मनुष्यों को विशाल अंडों के आकार की चमकदार संरचनाओं के रूप में वर्णित किया। इन संरचनाओं को चमकदार कोकून कहा जाता था। जब मैक एक इंसान को देखता है, तो डॉन हुआन जारी रहा, वो एक विशाल चमकदार गठन देखता है जो स्थानांतरित होने पर पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र में एक गहरा कुंड छोड़ देता है। ऐसा लगता है कि यह तैरता है, इसके पीछे खींचता है, पूंछ की तरह एक छड़ी के आकार की जड़ पृथ्वी की जुताई करती है। डॉन हुआन का मानना था कि समय के साथ हमारी ऊर्जा का रूप बदल जाता है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी खुद को देखता है, वो लोगों को अंडे के रूप में नहीं, बल्कि गेंदों के रूप में और कभी-कभी मकबरे की तरह कुछ आयताकार के रूप में भी देखने की अधिक संभावना रखता है। लेकिन कभी-कभी जादूगरों के लिए अज्ञात कारणों से वे ऐसे लोगों के सामने आते हैं जिनके आकार को वे अंडे के रूप में देखते हैं। डॉन हुआन ने माना कि हमारे समय में अंडे के आकार का आकार वाले लोग पुरातनता के लोगों की संरचना में अधिक समान है। अपनी शिक्षाओं की प्रस्तुति के दौरान डॉन हुआन ने बार बार दोहराया और समझाया कि वो पुरातनता के जादूगरों द्वारा बनाई गई निर्णायक खोज को क्या मानते हैं। उन्होंने इसे एक चमकदार गेंद के रूप में एक इंसान की एक महत्वपूर्ण विशेषता कहा और इसे विशेष रूप से तीव्र चमक के एक गोल स्थान के रूप में वर्णित किया। एक टेनिस बॉल का आकार लगातार चमकदार गेंद के अंदर स्थित है, जो मानव शरीर के दाहिने स्कैपुला के पीछे 2 फीट की दूरी पर अपनी सतह के साथ फ्लश करता है। चूंकि पहले मुझे ये सब देखने में समस्या थी, डॉन हुआन ने समझाया कि चमकती गेंद मानव शरीर की तुलना में बहुत बड़ी है और तीव्र चमक का स्थान इस ऊर्जा गेंद का हिस्सा है। ये स्थान कंधे के ब्लेड के स्तर पर व्यक्ति की पीठ से हाथ की लंबाई पर स्थित है। डॉन हुआन ने मुझे सूचित किया कि यह स्थान कैसे काम करता है। ये देखने के बाद प्राचीन जादूगरों ने इसे असेंबल पॉइंट कहा। और संयोजन बिंदु कैसे काम करता है? मैंने पूछा। ये हमारी धारणा को प्रभावित करता है, डॉन हुआन ने उत्तर दिया। प्राचीन जादूगरों ने देखा कि यह वहां है,
इस बिंदु पर कि मनुष्य की धारणा इकट्ठा होती है। ये देखने के बाद कि किसी भी जीवित प्राणी के पास बढ़ी हुई तीव्रता की चमक का ऐसा स्थान है, प्राचीन जादूगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सामान्य तौर पर कोई भी धारणा, जो भी हो, बस इसी स्थान पर बनती है। प्राचीन जादूगरों ने वास्तव में क्या देखा जिसने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि धारणा संयोजन बिंदु पर होती है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के लाखों चमकदार धागे में से केवल कुछ ही सीधे संयोजन बिंदु से गुजरते हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि संयोजन बिंदु का आकार पूरे की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है। और दूसरी बात, उन्होंने देखा कि संयोजन बिंदु हमेशा एक गोलाकार आकार में अतिरिक्त चमक से घिरा होता है, आकार में इससे थोड़ा बड़ा होता है। ये चमक सीधे इसके माध्यम से गुजरने वाले धागे की चमक को काफी बढ़ाती है। और अंत में उन्होंने दो और चीजें देखी। पहला, मनुष्य के संयोजन बिंदु उनकी स्थिति बदल सकते हैं। और दूसरा, जब संयोजन बिंदु सामान्य स्थिति में था, तो किसी व्यक्ति की धारणा और जागरूकता ने सामान्य रूप से एक छाप छोड़ी। निगरानी किए जा रहे विषयों के सामान्य व्यवहार को देखते हुए, जब संयोजन बिंदु और आसपास की चमक अपने सामान्य स्थान से स्थानांतरित हो गई, तो देखे गए विषयों का व्यवहार अजीब तरह से असामान्य हो गया, जो उनकी जागरूकता में परिवर्तन की उपस्थिति का प्रमाण था। साथ ही साथ उनकी धारणा के तरीके में कुछ परिवर्तन भी था। इन अवलोकनों के आधार पर प्राचीन जादूगरों ने जो निष्कर्ष निकाला वो इस प्रकार था। संयोजन बिंदु जितना अधिक अपनी सामान्य स्थिति से हटता है, व्यक्ति का व्यवहार उतना ही अजीब होता जाता है, जो स्पष्ट रूप से असामान्य जागरूकता और धारणा से होता है। ध्यान दें, डॉन हुआन ने मुझे चेतावनी दी, जब मैं देखने के बारे में बात करता हूं, तो मैं हमेशा वाक्यांशों का उपयोग करता हूं जैसे ऐसा लगता है। तथ्य यह है कि दृष्टि के परिणाम इतने अद्वितीय और विशिष्ट हैं कि हम केवल उनके बारे में बात कर सकते हैं उनकी तुलना पहले से ज्ञात किसी चीज से करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो देखा उसका वर्णन करने की जटिलता का सबसे उपयुक्त उदाहरण जादू के संयोजन बिंदु और उसके आसपास की चमक के बारे में बात करने का तरीका हो सकता है। उन्हें बढ़ी हुई चमक के चमकदार क्षेत्रों के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि चमक का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंखों की मदद से दृष्टि नहीं चलती है। हालांकि किसी भी तरह से इन संरचनाओं के बीच अंतर पर जोर देने के लिए वे कहते हैं कि संयोजन बिंदु एक प्रकाश स्थान है जो गैलो, एक प्रकार की चमक की तरह कुछ से घिरा हुआ है। जैसा कि डॉन हुआन ने बताया, हम एक शिकारी की मुख्य रूप से दृश्य धारणा की आदत से इतने विवश हैं कि हम सामान्य दृश्य धारणा के संदर्भ में सब कुछ व्याख्या करने के लिए मजबूर हैं, एक शिकारी की विशेषता जो उसकी आंखों से दिखती है। डॉन हुआन ने कहा कि प्राचीन जादूगरों ने आसपास के चमक के साथ संयोजन बिंदु को देखा और उनके संभावित कार्य का एक विचार बनाया। उन्होंने एक स्पष्टीकरण विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड के ऊर्जा धागों पर गोलाकार चमक को केंद्रित करके सीधे इस चमक से गुजरते हुए मानव का संयोजन बिंदु स्वचालित रूप से, बिना किसी पूर्व सचेत इरादे के, इन धागों या तंतुओं को इकट्ठा करता है, जिससे कथित दुनिया की एक स्थिर तस्वीर बनती है। लेकिन आप जिन तंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं, वे कथित दुनिया की एक स्थिर तस्वीर में कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? मैं पूछूंगा। यह कोई नहीं जान सकता, डॉन हुआन ने जवाब दिया। जादू ऊर्जा की गति को देखता है, लेकिन इसके आंदोलन को देखना ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह कैसे और क्यों होता है। डॉन हुआन ने दावा किया कि जब उन्होंने लाखों सचेत ऊर्जा तंतुओं को संयोजन बिंदु से गुजरते हुए देखा,
तो प्राचीन जादूगरों ने एक सूत्र तैयार किया जिसमें लिखा था, संयोजन बिंदु से गुजरते हुए तंतु संयोजन बिंदु के आसपास की चमक के प्रभाव में एक बंडल में इकट्ठा होते हैं। ये देखने के बाद कि यह चमक उन लोगों में कितनी फीकी पड़ती है जो बेहोश हैं या मृत्यु के निकट हैं, और यह मृतकों में पूरी तरह से कैसे गायब हो जाता है। प्राचीन जादूगरों का मानना था कि यह चमक जागरूकता की चमक है। क्या लाश का एक संयोजन बिंदु है? मैंने पूछा। डॉन हुआन ने उत्तर दिया कि एक मृत प्राणी में संयोजन बिंदु एक निशान के बिना गायब हो जाता है, क्योंकि यह वह है उसके आसपास की चमक के साथ जो जीवन का मुख्य संकेत है और जागरूकता की उपस्थिति है। उनकी टिप्पणियों के आधार पर पुरातनता के जादूगर अपरिहार्य निष्कर्ष पर आए। जागरूकता और धारणा एक दूसरे के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है, संयोजन बिंदु और इसके आसपास की चमक के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन जादूगरों ने गलती की जब उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि उन्होंने क्या देखा? मैंने पूछा। मैं आपको समझा नहीं सकता कि क्यों, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई जादूगर जो देखता है उसकी व्याख्या करने में गलती कर सकता है, डोंगफू ने निर्विवाद स्वर के साथ उत्तर दिया। प्राचीन जादूगर अपने समय में जो निष्कर्ष निकालते थे, वे अब गलत हो सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि उन्होंने अपनी व्याख्याएं भोली होने और समझ के वर्तमान स्तर के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं होने के कारण दी हैं। ऐसी गलतियों से बचने के लिए एक जादूगर, यदि वो व्याख्या में संलग्न होना चाहता है, तो उसे लगातार अपने दिमाग को तेज करना चाहिए। तब डॉन हुआन ने कुछ नर्म किया और नोट किया कि निश्चित रूप से एक जादूगर के लिए यह बहुत कम खतरनाक है कि वो जो कुछ भी देखता है उसके सरल विवरण के स्तर पर बने रहें। लेकिन सामान्यीकरण, व्याख्या, निष्कर्ष निकालने और समझाने की इच्छा, भले ही केवल स्वयं के लिए विरोध करने के लिए बहुत मजबूत है। प्राणियों के ऊर्जा विन्यास पर संयोजन बिंदु के विस्थापन का प्रभाव एक और वस्तु बन गया जिसे प्राचीन काल के जादूगरों ने दृष्टि की मदद से अध्ययन करना शुरू किया। डॉन हुआन ने समझाया कि जब संयोजन बिंदु को एक नई स्थिति में स्थानांतरित किया जाता है, तो इस स्थान पर चमकदार ऊर्जा तंतुओं का एक नया समूह बनता है। ये देखने के बाद पुरातनता के जादूगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धारणा स्वचालित रूप से इकट्ठा होती है जहां संयोजन बिंदु स्थित है, क्योंकि यह हमेशा जागरूकता की चमक से घिरा होता है। हालांकि इस तथ्य के कारण कि असेंबली एक नई जगह पर की जाती है और नए तंतुओं का उपयोग किया जाता है, इकट्ठी हुई दुनिया हमारे परिचित रोजमर्रा की दुनिया से अलग नहीं हो सकती। डॉन हुआन ने समझाया कि प्राचीन जादूगरों ने संयोजन बिंदु के दो प्रकार के विस्थापन को प्रतिष्ठित किया। पहला प्रकार चमकती गेंद की सतह पर या उसके अंदर किसी भी स्थिति में विस्थापन है। इस विस्थापन को संयोजन बिंदु की शिफ्ट कहा जाता है। दूसरा प्रकार चमकदार गेंद से परे संयोजन बिंदु का विस्थापन है। इसे असेंबल पॉइंट मूवमेंट कहा जाता था। प्राचीन काल के जादूगरों ने पाया कि शिफ्ट और आंदोलन के बीच का अंतर विस्थापन के परिणामस्वरूप गठित धारणा की प्रकृति को निर्धारित करता है। चूंकि संयोजन बिंदु की शिफ्ट चमकदार क्षेत्र के भीतर इसका विस्थापन है, परिणामस्वरूप दुनिया को माना जाता है, चाहे वे कितने भी विचित्र क्यों न हो, मानव क्षेत्र से संबंधित हैं। मानव क्षेत्र एक चमकती गेंद से गुजरने वाले ऊर्जा तंतुओं से बना है। शिफ्ट के विपरीत संयोजन बिंदु की गति चमकदार गेंद के बाहर की स्थिति में इसका विस्थापन है, जिसके परिणामस्वरूप फाइबर जो मानव क्षेत्र से संबंधित नहीं है, शामिल है। इन तंतुओं की धारणा जीवन को अकल्पनीय समझ से बाहर की दुनिया में लाती है जिसमें मनुष्य के लिए कुछ भी अजीब नहीं है।
उस समय पुष्टि प्राप्त करने की समस्या मेरे दिमाग में बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए किसी तरह मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, डॉन हुआन, लेकिन असेंबली पॉइंट से जुड़ी हर चीज मुझे इतनी दूर की कौड़ी लगती है, इतनी अस्वीकार्य है, कि मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है और इसके बारे में क्या सोचना है। केवल एक चीज है जो आप कर सकते हैं, संयोजन बिंदु देखें, उन्होंने मेरे छेड़छाड़ का जवाब दिया। ये देखना इतना कठिन नहीं है। मुख्य कठिनाई दीवार के माध्यम से तोड़ना है जो हमें वापस रखती है और हमें स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देती है। ये दीवार हम में से प्रत्येक के दिमाग में मौजूद है और इसे नष्ट करने के लिए हमें केवल ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे ही हम पर्याप्त ऊर्जा जमा करते हैं, दृष्टि अपने आप आ जाती है। ये सिर्फ होता है कि हम देखना शुरू करते हैं। चाल आत्मा संतुष्टि के किले और सुरक्षा की झूठी भावना से बाहर निकलना है। डॉन हुआन, मैं देखने के लिए आवश्यक ज्ञान की भारी मात्रा से पूरी तरह अवगत हूं। ये सिर्फ ऊर्जा होने की बात नहीं है। यह ऊर्जा उपलब्धता का मामला है। सबसे मुश्किल काम खुद को समझाना है कि यह संभव है। और इसके लिए हुड़दंग में विश्वास करना जरूरी है। विषय का जादू अद्भुत है कि हर जादूगर को अपने अनुभव पर खुद को सब कुछ साबित करना होगा। और मैंने आपको जादुई कला के सिद्धांतों के बारे में इस उम्मीद के साथ नहीं बताया कि आपको यह सब याद रहेगा। मैं इन सिद्धांतों के आपके व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए तत्पर हूं। गुआल में विश्वास करने की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए डॉन हुआन निस्संदेह सही था। उनके साथ मेरे 13 साल के काम के शुरुआती चरणों में मेरे लिए उनकी दुनिया और उन्हें एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना सबसे मुश्किल था। इसके लिए अविभाजित विश्वास और एक नागुल के रूप में उसकी बिना शर्त स्वीकृति। जादुई दुनिया में डॉन हुआन की भूमिका उनके जैसे जादूगरों के बीच उनकी स्थिति से पूरी तरह से वर्णित थी। उन्होंने उसे नागुल कहा। उस समय मुझे ये समझाया गया था कि यह अवधारणा एक व्यक्ति, एक पुरुष या एक महिला को संदर्भित करती है जिसके पास एक विशेष प्रकार का ऊर्जा विन्यास है, जिसे दृष्टा एक डबल चमकती गेंद के रूप में मानता है। दृष्टाओं का मानना है कि जब ऐसा व्यक्ति जादुई दुनिया में प्रवेश करता है, तो उसकी अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति और नेतृत्व क्षमता के माप में बदल जाती है। नागुअल इस प्रकार प्राकृतिक नेता है। उनका व्यवसाय जादूगरों के एक समूह का नेतृत्व करना है। सबसे पहले डॉन हुआन में इस तरह के विश्वास का विचार अप्राकृतिक और अप्राकृतिक था। जब मैंने उन्हें इस बारे में सूचित किया, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके लिए शिक्षक में विश्वास की समस्या कम तीव्र नहीं थी। मैंने एक बार अपने शिक्षक को वही बताया जो आपने मुझे बताया था, डॉन हुआन। उन्होंने जवाब दिया कि थौक में विश्वास के बिना हमारे जीवन को अव्यवस्थित करने वाली हर चीज से छुटकारा नहीं मिल सकता है, और इसलिए कोई मुक्ति नहीं हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि वो सही था। मैंने एक बार फिर अपनी मौलिक असहमति व्यक्त की है। मैंने उनसे कहा कि मुझे धार्मिक कट्टरता के दमनकारी माहौल में लाया गया था और इसका मुझ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनके बयान, साथ ही उनके शिक्षक के बयान ने मुझे उस हठधर्मी विनम्रता और अधीनता की याद दिला दी जिसके साथ मैं बचपन से ही तंग आ चुका था। पंथ की हठधर्मिता की तरह नागुअल ध्वनि के बारे में आपके शब्द, मैंने उसे बताया। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन तथ्य अभी भी बना हुआ है। नागुअल के बिना कोई खेल नहीं है। मैं इसे जानता हूं और मैं इसे कहता हूं, मेरे सामने सभी नागाओं की तरह। लेकिन मेरी तरह, उन्होंने कहा कि यह आत्म महत्व की भावना नहीं थी। और जब यह कहा जाता है कि नागुअल के बिना कोई रास्ता नहीं हो सकता, तो इसका मतलब केवल एक चीज है, नागुअल एक विशेष व्यक्ति है, क्योंकि वह किसी और की तुलना में अमूर्त आत्मा को प्रतिबिंबित करने में बेहतर है।
लेकिन वो सब है। हम सभी सीधे आत्मा से जुड़े हुए हैं और केवल अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के साथ जो हमें आत्मा का संदेश लाता है। मैंने डॉन हुआन पर एक नागोल के रूप में भरोसा करना सीख लिया है। जैसा कि उन्होंने कहा, इससे मुझे बहुत राहत मिली और उसने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसे स्वीकार करने की क्षमता मिली। अपनी शिक्षाओं को प्रस्तुत करते समय डॉन हुआन ने संयोजन बिंदु से संबंधित हर चीज पर विशेष ध्यान दिया। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि क्या संयोजन बिंदु का भौतिक शरीर से कोई लेना देना है। उन्होंने कहा कि संयोजन बिंदु का उस चीज से कोई लेना देना नहीं है जिसे हम आमतौर पर मानव शरीर के रूप में देखते हैं। संयोजन बिंदु हमारे ऊर्जा सार के चमकदार अंडे का हिस्सा है। इसके कारण क्या बदलाव होता है, मैंने पूछा। ऊर्जा प्रवाह के प्रभाव के कारण वे हमारे ऊर्जा रूप के अंदर या बाहर ऊर्जा फटने से उत्पन्न होते हैं। एक नियम के रूप में प्रवाह का गठन अप्रत्याशित है और यादृच्छिक कानूनों के अनुसार होता है। हालांकि जादू न केवल ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति और व्यवहार का अनुमान लगाता है, बल्कि उन्हें अपने इरादे के अधीन भी करता है। क्या आपको लगता है कि ये प्रवाह स्वयं है? हर जादूगर उन्हें महसूस करता है और हर इंसान उन्हें महसूस करता है। लेकिन आम लोग ऐसी भावनाओं पर ध्यान देने के लिए अपने दैनिक कामों में बहुत व्यस्त हैं। ऊर्जा प्रवाह की भावना कैसी है? थोड़ी सी बेचैनी, क्षणभंगुर उदासी, जिसे तुरंत उत्साह से बदल दिया जाता है। चूंकि न तो उदासी और न ही उत्साह का कोई स्पष्ट कारण है, हम आमतौर पर उन्हें एक विश्वसनीय संकेत के रूप में मानने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि अज्ञात हमारे ऊपर लुढ़क रहा है। हम इसे अस्पष्टीकृत और आमतौर पर बहुत स्वस्थ मिजाज के बारे में नहीं लिखते हैं। क्या होता है जब संयोजन बिंदु ऊर्जा रूप से परे बदल जाता है? क्या वो बाहर लटक रही है? या ये किसी तरह चमकती गेंद से जुड़ा हुआ है? यह अपनी ऊर्जा सीमाओं को तोड़े बिना चमकती गेंद के समोच्च को बाहर की ओर फैलाता है। डॉन हुआन ने समझाया कि संयोजन बिंदु के आंदोलन का अंतिम परिणाम मानव के ऊर्जा रूप में एक पूर्ण परिवर्तन है। एक अंडा या एक गेंद शेष के बजाय यह एक धूम्रपान पाइप जैसा कुछ में बदल जाता है। मुखपत्र का अंत विधानसभा बिंदु है। कप वो है जो चमकती गेंद से बचा है। यदि संयोजन बिंदु आगे बढ़ना जारी रखता है, तो अंततः एक क्षण आता है जब चमकती गेंद ऊर्जा की एक पतली पट्टी में बदल जाती है। डॉन हुआन ने आगे बताया कि ऊर्जा रूप का परिवर्तन एक उपलब्धि है जो केवल पुरातनता के जादूगर ही सक्षम थे। मैंने पूछा कि क्या ये लोग अपनी ऊर्जा रूप बदलने के बाद भी लोग थे? बेशक, वे अभी भी मानव थे, डॉट हुआन ने उत्तर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे कि क्या वे अभी भी सामान्य ज्ञान के लोग थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था? इस सवाल के लिए मैं जवाब नहीं दूंगा, वास्तव में नहीं। वे कैसे अलग थे? उनके इरादे, सामान्य मानवीय लक्ष्य, झुकाव और उद्देश्य उनके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा उनकी उपस्थिति भी एक निश्चित तरीके से बदल गई। आपका मतलब है कि उन्होंने लोगों की तरह दिखना बंद कर दिया? निश्चित रूप से इन जादूगरों के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। वे निश्चित रूप से लोगों की तरह दिखते थे। वे और कौन दिख सकते थे? लेकिन साथ ही वे सामान्य मानव छवि से अलग थे जो आप या मैं कल्पना करता हूं। लेकिन अगर आपने मुझसे यह वर्णन करने के लिए कहा कि वे कैसे अलग थे, तो मैं ऐसा नहीं कर सका और कुत्ते की तरह उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या आप कभी उनमें से किसी से मिले हैं, डॉन हुआन? हाँ, मुझे एक से निपटना था। वो कैसा दिखता था?
पहली नजर में एक सामान्य व्यक्ति की तरह। उनका व्यवहार असामान्य था। उसके बारे में वास्तव में क्या असामान्य था? मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उनका व्यवहार पूरी तरह से अकल्पनीय था, लेकिन उनके तरीके के अर्थ में नहीं। इसकी सराहना करने के लिए आपको खुद देखना होगा। लेकिन उन सभी जादूगरों आपसे मुलाकात की तरह थे कि नहीं? बेशक, मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या थे। जादुई कहानियों को छोड़कर पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया गया। और इन कहानियों में वे बहुत विचित्र तरीके से दिखाई देते हैं। राक्षसी? नहीं, वे कहते हैं कि वे भी आकर्षक थे, हालांकि कभी कभी थोड़ा डरावना। वे कुछ अज्ञात प्राणियों की तरह दिखते थे। हम सभी चमकती गेंदें हैं और यह मानवता को सजातीय बनाता है। और वे जादूगर अब गेंद नहीं थे, बल्कि ऊर्जा के बैंड बन गए। उन्होंने रिंगों में कल करने की कोशिश की, लेकिन वे काफी सफल नहीं हुए। और अंत में उनके साथ क्या हुआ? डोंग हुआ? क्या वे विलुप्त हैं? जादुई कहानियों में ये कहा जाता है कि क्योंकि वे अपने ऊर्जा रूप को फैलाने में कामयाब रहे, उनके अस्तित्व की अवधि ने भी उनकी चेतना को बढ़ाया। इसलिए वे जीवित हैं और आज तक सचेत हैं। यहां तक की कहानियां भी हैं कि वे समय समय पर लोगों के बीच पृथ्वी पर कैसे दिखाई देते हैं। आप क्या सोचते हैं, डॉन हुआन? यह मेरे लिए बहुत सनकी है। मुझे आजादी में दिलचस्पी है। स्वतंत्रता अनंत में भंग हो जाएगी, जागरूकता बनाए रखेगी। मेरे दृष्टिकोण से ये प्राचीन जादूगर असाधारण, जुनूनी और शालीन प्राणी थे। वे अपने स्वयं के जोड़तोड़ के चारा के लिए गिर गए। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय को आपको भ्रमित न होने दें, क्योंकि प्राचीन काल के जादूगरों की उपलब्धि के बराबर कुछ भी नहीं है। कम से कम उन्होंने साबित कर दिया कि किसी व्यक्ति की क्षमता एक गंभीर दृष्टिकोण के योग्य से अधिक है। हुआन के स्वर स्पष्टीकरण का एक अन्य विषय धारणा की पर्याप्तता के लिए ऊर्जा एकरूपता और आंतरिक संबंध की आवश्यकता थी। उन्होंने तर्क दिया कि मानवता हमें ज्ञात दुनिया को उस रूप में मानती है जिसमें हम इसे केवल इस तथ्य के कारण समझते हैं कि हम सभी में ऊर्जा एकरूपता और आंतरिक संबंध की समान विशेषताएं हैं। हम स्वचालित रूप से शिक्षा की प्रक्रिया में उपयुक्त ऊर्जा विशेषताओं को प्राप्त करते हैं और उन्हें कुछ के रूप में मानते हैं। और हम उनके महत्वपूर्ण महत्व का एहसास नहीं करते हैं जब तक कि हम जिस दुनिया को जानते हैं उसके अलावा अन्य दुनिया को समझने की संभावना का सामना नहीं करते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है, तो हम स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि नई वास्तविकता की धारणा की पर्याप्तता और पूर्णता के लिए हमें ऊर्जा एकरूपता और आंतरिक कनेक्शन की नई विशेषताओं की आवश्यकता है। मैंने पूछा कि एकरूपता और आंतरिक संबंध क्या है। उन्होंने उत्तर दिया कि एकरूपता का अर्थ है रूप की एकरूपता। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के पास एक गेंद या अंडे का आकार होता है, और ये तथ्य कि मानव रूप एक गेंद या अंडे के लेआउट को बरकरार रखता है, ये दर्शाता है कि मानव ऊर्जा क्षेत्र का एक निश्चित आंतरिक संबंध है। एक नए प्रकार की ऊर्जा एकरूपता और आंतरिक संबंध के गठन का एक उदाहरण प्राचीन जादूगरों के ऊर्जा रूप का परिवर्तन हो सकता है। एकरूपता की नई विशेषताओं ने एक पट्टी में उनके परिवर्तन का कारण बना। वे सभी एक के रूप में धारियां बन गए, और आंतरिक संचार की नई विशेषताएं उन्हें शेष बैंड के दौरान एक नया आकार बनाए रखने की अनुमति देती हैं। ऊर्जा बैंड के स्तर पर एकरूपता और आंतरिक संचार की नई विशेषताओं का संयोजन प्राचीन जादूगरों को एक नई निरंतर दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है। उनके आंतरिक कनेक्शन की समरूपता की संबंधित विशेषताओं को कैसे प्राप्त किया जाता है? मैंने पूछा। कुंजी संयोजन बिंदु की स्थिति है या इसके निर्धारण के बजाय, डॉन हुआन ने उत्तर दिया। उस समय वो विवरण में नहीं जाना चाहता था। तो मैंने पूछा कि क्या प्राचीन जादूगर खुद को अंडे के रूप में बहाल कर सकते हैं?
डॉन हुआन ने जवाब दिया कि एक क्षण था जब वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे। और फिर रैखिक आंतरिक कनेक्शन तय हो गया और वापसी असंभव हो गई। लेकिन डॉन हुआन का मानना था कि आंतरिक कनेक्शन की रैखिक संरचना का अंतिम क्रिस्टलीकरण और लौटने की असंभवता लालच द्वारा निर्धारित उनकी पसंद के कारण थी। तथ्य ये है कि इन जादूगरों की धारणा और क्षमताओं का दायरा किसी भी साधारण जादूगर की धारणा के दायरे से कई गुना अधिक व्यापक था, एक सामान्य व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना। डॉन हुआन ने समझाया कि गोलाकार ऊर्जा रूप के होने के लिए मानव क्षेत्र गोले की सीमा के भीतर संपूर्ण आयतन है जिसके माध्यम से ऊर्जा तंतु गुजरते हैं। एक सामान्य स्थिति में हम पूरे मानव क्षेत्र का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन शायद इसकी कुल मात्रा का 1/1000वां हिस्सा नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, ये प्राचीन जादूगरों की उपलब्धियों के अविश्वसनीय पैमाने को स्पष्ट करता है जो आपको एक पट्टी में फैलाने में कामयाब रहे जो एक गेंद की तुलना में हजारों गुना अधिक तंतुओं को पकड़ता है और साथ ही साथ गुजरने वाले सभी तंतुओं को समझना सीखता है उन्हें। डॉन हुआन के आग्रह पर मैंने अपने लिए ऊर्जा विन्यास के नए मॉडल को समझने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मुझे बार बार समझाया और आखिरकार मैं किसी तरह चमकती गेंद के अंदर और बाहर मौजूद ऊर्जा तंतुओं के विचार से निपटने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही मैंने बहुत सारी चमकती गेंदों की कल्पना करना शुरू किया, मॉडल तुरंत मेरे दिमाग में गिर गया। मैंने इस तरह तर्क दिया, वे तंतु जो एक चमकदार गेंद के बाहरी होते हैं, आंशिक रूप से पहले वाले से सटे दूसरे गेंद के लिए आंतरिक हो जाएंगे। ये पता चला कि पर्याप्त बड़ी संख्या में गेंदों के साथ कोई बाहरी फाइबर नहीं हो सकता था, क्योंकि वे सभी एक दूसरे के संपर्क में गेंदों के अंदर समाप्त हो जाएंगे। ये सब समझना मन के लिए एक अभ्यास नहीं है, डॉन हुआन ने मेरे तर्कों को ध्यान से सुनने के बाद कहा। मैं शायद ही समझा सकता हूं कि मानव रूप के अंदर और बाहर तंतुओं के बारे में बात करते समय वास्तव में जादू का क्या मतलब है। जब एक दृष्टा एक मानव रूप देखता है, तो वह ऊर्जा की एक गेंद देखता है। गेंदों की भीड़ के बारे में आपका विचार लोगों को भीड़ के रूप में मानने की आदत से तय होता है। लेकिन ऊर्जा ब्रह्मांड में कोई भीड़ नहीं है। केवल व्यक्तिगत व्यक्ति है, अकेला, अनंत से घिरा हुआ है। आपको ये सब अपने लिए देखना होगा। मैंने आपत्ति जताई कि उसे मुझे एक स्वतंत्र दृष्टि के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि मैं इसके लिए सक्षम नहीं था। जवाब में, उन्होंने सुझाव दिया कि मैं उनसे कुछ ऊर्जा उधार लेता हूं और इसका उपयोग ये देखने के लिए करता हूं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं आपसे ऊर्जा उधार लें। बहुत सरल। मैं ऊर्जा की प्रत्यक्ष धारणा के लिए आपके संयोजन बिंदु को एक नई स्थिति में अधिक उपयुक्त बना सकता हूं। यह मेरी याद में पहली बार था कि उसने जानबूझकर इस बारे में बात करना शुरू किया कि वो हर समय क्या कर रहा था। उन्होंने मुझे जागरूकता की कुछ समझ से बाहर की स्थिति से परिचित कराया, जिसे उन्होंने दूसरा ध्यान कहा, और जिसने दुनिया के बारे में और अपने बारे में मेरे सभी विचारों को चुनौती दी। इसलिए, ऊर्जा की प्रत्यक्ष धारणा के लिए अधिक उपयुक्त स्थिति में जाने के लिए मेरे संयोजन बिंदु को मजबूर करने के लिए, डॉन हुआन ने मुझे कंधे के ब्लेड के बीच पीठ पर इतनी ताकत से थप्पड़ मारा कि मैंने अपनी सांस खो दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं या तो बेहोश हो गया हूं या सो गया हूं। अचानक मैंने खुद को देखा या सपना देखा कि मैं सचमुच अवर्णनीय कुछ देख रहा था। ये कुछ सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैल रहा था। ये किसी ऐसी चीज से बना था जो प्रकाश के तारों से मिलती जुलती थी, लेकिन जो कुछ भी मैंने कभी देखा या कल्पना भी की थी, उसके विपरीत था। जब मैंने अपनी सांस वापस पा ली, या शायद मैं जाग गया, तो डॉन हुआन ने मुझे उम्मीद से देखा और पूछा, आपने क्या देखा?
मैंने काफी ईमानदारी से जवाब दिया। तेरे तारों ने मुझे देखा। ये सुनकर डॉन हुआन हंसी के साथ दोगुना हो गया। तब उन्होंने कहा कि मैं अभी तक असामान्य चीजों की धारणा से निपटने के लिए तैयार नहीं था। मैंने आपके संयोजन बिंदु को आगे बढ़ाया, डॉन हुआन जारी रहा, और एक पल के लिए आप ब्रह्मांड के ऊर्जा तंतुओं का सपना देख रहे थे। लेकिन एकरूपता और आंतरिक संचार की विशेषताओं को पुनर्गठित करने के लिए आपके पास अभी भी अनुशासन या ऊर्जा की कमी है। प्राचीन जादूगर इस तरह के पुनर्गठन के नायाब स्वामी थे। यह इस वजह से था कि वे वो सब कुछ देखने में कामयाब रहे जो एक व्यक्ति बिल्कुल भी देख पाता है। एकरूपता और आंतरिक संचार की विशेषताओं को पुनर्गठित करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दूसरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश करना, संयोजन बिंदु को एक नई स्थिति में रखना और इसे अपनी मूल स्थिति में जाने की अनुमति नहीं देना। डॉन हुआन तब दूसरे ध्यान की पारंपरिक परिभाषा पर बस गए। उन्होंने कहा कि प्राचीन जादूगरों ने दूसरे ध्यान को एक नई स्थिति में संयोजन बिंदु को ठीक करने का परिणाम कहा। उन्होंने दूसरे ध्यान को सामान्य रोजमर्रा के ध्यान के समान गतिविधि के पूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा। डॉन हुआन ने जोर देकर कहा कि जादूगरों के पास वास्तव में गतिविधि के दो पूर्ण क्षेत्र हैं। उनमें से एक छोटा पहला ध्यान कहा जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी की दुनिया के बारे में जागरूकता या एक परिचित स्थिति में संयोजन बिंदु को ठीक करना। गतिविधि का दूसरा क्षेत्र पहले की तुलना में बहुत बड़ा है। ये दूसरा ध्यान है। अन्य दुनिया के बारे में जागरूकता या सभी संभावित पदों की एक विशाल विविधता में संयोजन बिंदु का निर्धारण। एक जादुई पैंतरेबाजी का उपयोग करते हुए डॉन हुआन ने मुझे एक बिल्कुल अविश्वसनीय स्थिति का अनुभव करने में मदद की। पैंतरेबाजी इस तथ्य में शामिल थी कि उसने या तो हल्के से थपथपाया या कंधे के ब्लेड के स्तर पर मुझे पीठ पर जोर से मारा। जैसा कि उन्होंने समझाया, वार ने मेरे संयोजन बिंदु को स्थानांतरित कर दिया। मेरे लिए इस तरह के बदलावों का मतलब अतुलनीय स्पष्टता की एक परेशान स्थिति में जागरूकता का संक्रमण था। अतिचेतना की एक स्थिति जो लंबे समय तक नहीं चली, लेकिन मुझे न्यूनतम प्रयास और न्यूनतम तैयारी के साथ कुछ भी समझने की अनुमति दी। अधिकांश भाग के लिए इस राज्य में मेरी धारणा अजीब सपनों से मिलती जुलती थी, जागरूकता की सामान्य स्थिति की तुलना में असामान्य रूप से तीव्र। डॉन हुआन ने इस तरह के युद्धाभ्यास की अनिवार्यता को यह कहकर उचित ठहराया कि मैक अपने छात्र को बुनियादी अवधारणाओं और बुनियादी प्रक्रियाओं की व्याख्या तभी कर सकता है जब वो चेतना की सामान्य स्थिति में हो। लेकिन छात्र को विस्तृत सार स्पष्टीकरण सीखने के लिए मैक को अपने दूसरे ध्यान की स्थिति का अनुवाद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आमतौर पर छात्र को दूसरे ध्यान में प्राप्त स्पष्टीकरणों को बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, लेकिन वे फिर भी उसकी स्मृति में कहीं जमा हो जाते हैं और वहां अपरिवर्तित रहते हैं। जादूगरों ने स्मृति की इस प्रतीत होने वाली अजीब संपत्ति का उपयोग करना सीख लिया है, सचेत स्मृति में बहाल करने की प्रक्रिया को बदल दिया है जो जादू के सबसे कठिन और कठिन पारंपरिक कार्यों में से एक में दूसरे ध्यान में उनके साथ हुआ था। स्मृति की यह प्रतीत होता है अजीब संपत्ति, साथ ही याद रखने के कार्य की कठिन व्यवहार्यता, जादूगर निम्नानुसार समझाते हैं। हर बार जब कोई व्यक्ति दूसरे ध्यान में प्रवेश करता है, तो संयोजन बिंदु एक नई स्थिति में निकलता है, जो पहले उसके लिए अपरिचित था। याद करने का अर्थ है संयोजन बिंदु को उस स्थान पर फिर से स्थानांतरित करना जहां वो व्यक्ति के दूसरे ध्यान में रहने के दौरान था। डॉन हुआन ने मुझे आश्वासन दिया कि टी-शर्ट न केवल स्मृति की सभी सामग्रियों को पूरी तरह से बहाल कर सकती है, बल्कि दूसरे ध्यान में उनके द्वारा अनुभव किए गए किसी भी अनुभव को भी पुनर्जीवित कर सकती है। ऐसा करने के लिए वे जानबूझकर विधानसभा बिंदु को वांछित पदों पर स्थानांतरित करते हैं।
और डॉन हुआन ने यह भी कहा कि स्मृति की सामग्री को बहाल करने के कार्य को पूरा करने के लिए जादूगरों को अपना पूरा जीवन लगता है। जब मैं दूसरे ध्यान में था, तो डॉन हुआन ने मुझे जादू की कला के बारे में सबसे विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। वो जानता था कि इन स्पष्टीकरणों की सटीकता और शुद्धता मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मेरे साथ बनी रहेगी। उनके संरक्षण की संभावना के बारे में डॉन हुआन कहते हैं, दूसरे ध्यान में एक व्यक्ति की धारणा के बारे में, एक बच्चे की धारणा की तरह। इसलिए हम जो सीखते हैं वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। आदत दूसरी प्रकृति है, क्योंकि हम कम उम्र में सीखी गई किसी चीज की बात करते हैं। मेरे वर्तमान ज्ञान के दृष्टिकोण से, मैं समझता हूं कि डॉन हुआन ने मुझे जितनी बार हो सके और यथासंभव लंबे समय तक दूसरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया, ताकि मेरे संयोजन बिंदु को यथासंभव विभिन्न पदों पर बनाए रखा जा सके और मुझे पर्याप्त धारणा सिखाए जब संयोजन बिंदु स्थानांतरित हो जाए। दूसरे शब्दों में, उनका लक्ष्य मुझे अपनी समरूपता और आंतरिक संबंध को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर करना था। अनगिनत बार मैंने हर चीज को सटीक और स्पष्ट रूप से माना है, क्योंकि मैं रोजमर्रा की जिंदगी की दुनिया को जागरूकता की सामान्य स्थिति में देखता हूं। मेरे लिए समस्या दूसरे ध्यान में मेरे कार्यों और मेरी सामान्य जागरूकता के बीच एक पुल का निर्माण कर रही थी। ये समझने के लिए कि दूसरा ध्यान क्या है, मुझे बहुत समय और प्रयास खर्च करना पड़ा। और दूसरे ध्यान की जटिलता और गहनता के कारण इतना नहीं, जिसने अपने आप में स्थिति को बहुत जटिल बना दिया, लेकिन क्योंकि मेरे लिए ये याद रखना असंभव था कि न केवल मैंने दूसरे ध्यान की स्थिति में कैसे प्रवेश किया, बल्कि यह भी कि ऐसा राज्य बिल्कुल भी मौजूद है। एक और सफलता, जो प्राचीन जादूगरों के अनुसार मौलिक महत्व की थी और जिसके बारे में डॉन हुआन ने मुझे सबसे विस्तृत तरीके से बताया था, प्राचीन जादूगरों द्वारा की गई खोज थी कि नींद के दौरान संयोजन बिंदु बहुत आसानी से बदल जाता है। इस खोज ने एक और खोज की। सपने संयोजन बिंदु के विस्थापन के कारण होते हैं। प्राचीन काल का जादू देखा गया था। जितना अधिक बदलाव, उतना ही असामान्य सपने एक व्यक्ति देखता है। और इसके विपरीत, एक व्यक्ति जितने अधिक असामान्य सपने देखता है, संयोजन बिंदु की शिफ्ट उतनी ही अधिक होती है। डॉन हुआन ने कहा कि इन टिप्पणियों ने संयोजन बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए बहुत ही असाधारण तकनीकों के प्राचीन जादूगरों द्वारा विकास का नेतृत्व किया, जैसे कि पौधों को निगलना जो चेतना की स्थिति में बदलाव का कारण बनते हैं, साथ ही भूख, अत्यधिक थकान या तनावपूर्ण स्थितियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने हमारे साथ प्रबंधन प्रथाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया। इस प्रकार, शायद इस पर संदेह किए बिना, उन्होंने एक ऐसी विधि बनाई जिसे बाद में सपने देखने की प्रथा के रूप में जाना जाने लगा। डॉन हुआन ने एक बार जादुई कला के दृष्टिकोण से एक सपने की सबसे पर्याप्त परिभाषा तैयार की थी। यह ओक्साका शहर में मुख्य वर्ग के माध्यम से उसके साथ चलने के दौरान हुआ। डॉन हुआन ने कहा कि जादूगर सपने देखना एक असाधारण जटिल कला के रूप में देखते हैं। धारणा की सीमा का विस्तार करने और इसकी तीव्रता को गहरा करने के लिए जानबूझकर संयोजन बिंदु को अपनी सामान्य स्थिति से स्थानांतरित करने की कला। और उन्होंने कहा कि प्राचीन जादूगर दृष्टा मानव के ऊर्जा प्रवाह की 5 विशेषताओं पर सपने देखने की अपनी कला पर आधारित थे। सबसे पहले, प्राचीन जादूगरों ने देखा कि उन ऊर्जा तंतुओं को जो सीधे संयोजन बिंदु से गुजरते हैं, उन्हें पर्याप्त धारणा में इकट्ठा किया जा सकता है।
दूसरे, उन्होंने देखा कि यदि संयोजन बिंदु एक नई स्थिति में बदल जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका विस्थापन कितना छोटा है। नए, पहले अप्रयुक्त फाइबर इसके माध्यम से गुजरना शुरू करते हैं। इस प्रकार, जागरूकता परिवर्तन और नए, पहले अप्रयुक्त ऊर्जा क्षेत्र एक स्थिर जुड़े धारणा में इकट्ठा होते हैं। तीसरा, उन्होंने देखा कि जब कोई व्यक्ति साधारण सपने देखता है, तो संयोजन बिंदु आसानी से चमकते अंडे की सतह के साथ और उसके अंदर नए पदों पर स्थानांतरित हो जाता है। चौथा, उन्होंने देखा कि संयोजन बिंदु को चमकते अंडे के बाहर की स्थिति में स्थानांतरित करना संभव था। बड़े बाहरी ब्रह्मांड में। और पांचवें, उन्होंने देखा कि सामान्य नींद और सामान्य सपनों के चिंतन के दौरान उचित अनुशासन के माध्यम से संयोजन बिंदु के उद्देश्यपूर्ण विस्थापन को विकसित और व्यवस्थित रूप से अभ्यास करना संभव है।